जय हिंद दोस्तों। मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लक्ष्मीकांत पढ़ा रही हूँ, जिसमें आपको मैंने पहले लक्ष्मीकांत का काफ़ी 7 चैप्टर अपलोड कर दिया गया, 7 पार्ट। इसमें हमने साइमन कमीशन आयोग, सांप्रदायिक अवार्ड, इन सब के बारे में बताया है। अब हम यहाँ से देखेंगे भारतीय शासन अधिनियम। भारतीय शासन अधिनियम में हम देखते हैं कि कब आया ये। 1935 में ये अधिनियम हमारे भारत में आया और ये पास कहाँ हुआ था? ब्रिटेन के संसद में। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार को लाया गया और ये मील का पत्थर साबित हुआ। इस अधिनियम से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट लिए गए हैं। यह एक बहुत लंबा और विस्तृत संविधान है, अधिनियम है, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां हैं। इस अधिनियम की विशेषता हम देखते हैं। इसने अखिल भारतीय संघ सूची में राज्य और रियासतों को क्या कर दिया? इकाई में बदल दिया। अब राज्य और रियासतों को क्या कहेंगे? जहां राज्य रजवाड़े रहते थे, उन्हें अब हम इकाई कहेंगे। इस इकाई के बीच में यहाँ क्या हुआ? 3 सूची को प्रस्तुत किया गया: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 सब्जेक्ट, राज्य सूची में 54 सब्जेक्ट और समवर्ती सूची में 36 सब्जेक्ट लिया गया। लेकिन जो सब्जेक्ट बच गए, जैसे कि हम कुछ चीज का बंटवारा करते हैं तो कुछ चीजें हमसे, कुछ सब्जेक्ट हमसे छूट जाते हैं, उसी तरह की जो हमें याद न रही, जो हमसे छूट गई, उन्हें अवशिष्ट शक्तियां कही गई और इस पे केंद्र शासन बनाई गई। यहाँ पर वायसराय को ये शक्तियां दी गई। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में तो नहीं आई, यानी कि ये कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देशी रियासतों ने इसे कभी माना नहीं। जो राजा रजवाड़े थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये नियम नहीं लागू मानेंगे क्योंकि आप हम पर अधिक शासन नहीं करोगे। इससे फिर हुआ द्वैध शासन, क्या हुआ? समाप्त हो गया। प्रांतीय स्वतंत्रता हमें मिली, जो राज्यों को स्वतंत्रता मिली, और राज्य में जो दायरे थे, जो कानून बनाए थे, उनके बीच में ही रहकर 3 पृथक क्षेत्र शासन का अधिकार किया गया। इसके अंतर्गत अधिनियम ने राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्री की सलाह पर काम करना आवश्यक हो गया। यह व्यवस्था 1937 में की गई और 1939 तक इसे समाप्त भी कर दिया गया। इसने केंद्र में द्वैध प्रणाली का आरंभ कर दिया। केंद्र में, ये याद रखना कि केंद्र में द्वैध प्रणाली का दोबारा आरंभ हो गए और राज्य में ये समाप्त हो गई थी। क्योंकि रियासतों ने उनके लिस्ट को नहीं माना, ब्रिटिश लिस्ट को। संघीय विषय में स्थानांतरित और आरक्षित विषय में विभक्त कर दिया। 2 हिस्सों में इसको बांट दिया गया। हालांकि ये प्रावधान कभी लागू नहीं हुआ। जिस तरह रियासतें में जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनी, उसे लागू कभी नहीं किया, अस्तित्व में कभी नहीं। उसी तरह हस्तांतरित और आरक्षित भी हमारे देश में कभी लागू नहीं हुआ। इसने 11 राज्य में 6 में द्विसदनीय, यानी जो हमारे देश में 11 राज्य हैं, उसमें 2 सदन की व्यवस्था की गई। 2 सदन यानी कि विधान परिषद और विधानसभा। ये कहाँ कहाँ हुआ? बंगाल में, बिहार में, मद्रास में और मुंबई में, संयुक्त प्रांत में और असम में। संयुक्त प्रांत आज का उत्तर प्रदेश। इसमें दलित जातियां, अब हमारे यहाँ बहुत सारी जातियां हैं, महिलाएं हैं, मजदूर हैं। इसके पहले भी जो सांप्रदायिक अवार्ड था, उसमें हमने देखा था कि किस तरह हमें जातियों के आधार पर मुस्लिम वर्ग मुस्लिम को वोट देंगे, हिंदू वर्ग हिंदू को वोट देंगे। उसी तरीके से इसमें जाति और मजदूर वर्ग में भी बांट दिया गया। यहाँ भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का और अधिक विस्तार कर दिया गया। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया, जो कि
ब्रिटेन का शासन था। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकार की टीम मिल गई, यानी जो भारत का सचिव था उन्हें इंग्लैंड में हमारी टीम मिल गई। इसने मताधिकार का विस्तार किया इस टीम ने, और लगभग 10% जनसंख्या को मतदान का अधिकार और मिल गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। कब स्थापना हुई इंडियन बैंक की? इंडिया बैंक की 1935 में। ये अर्थशास्त्र में भी आपको काम में आएगा, इसमें हम आगे पढ़ेंगे जब इकोनॉमिक, तो हम उसमें देखेंगे। इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग यानी राज्य में भी यूपीएससी जैसे आज के समय में है 2 या 2 से अधिक संयुक्त आयोग की स्थापना कर दी। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब हमारा भारत आजाद होने के कगार पर है। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, कॉलीमेंट एटली ने घोषणा की, बताया किसी में भाषण देते हुए बताया कि 30 जून 1948 को हम भारत को आजाद कर देंगे। 30 जून 1948 को कब कहा? इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारत के हाथों में आ जाएगी। भारत के जो लोग हैं सत्ता उनके हाथों में आ जाएगी। इस घोषणा में मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया, यानी कि उन्होंने आंदोलन किया कि हम भारत में नहीं रहेंगे, हम भारत से एक अलग देश बनाएंगे। इस तरह का आंदोलन उन्होंने शुरू किया। 30 जून 1947 को ब्रिटेन की सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि 1946 में जो संविधान सभा गठित थी जो कि संविधान बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी भारत के लिए, और वह सभी पर लागू होगा। और संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा, क्या स्पष्ट किया, संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसको स्वीकार नहीं करना चाहेंगे। उसी दिन 30 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की घोषणा प्रस्तुत कर दी, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहा गया। इस योजना को कांग्रेस के मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने ही स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनकर तैयार हुआ और हमारे भारत का दुखद विभाजन हुआ। इसकी विशेषता क्या है? 1947 में इसने भारत में ब्रिटेन राज समाप्त कर दिया। जो ब्रिटेन हमारे यहाँ ताज का शासन था, 15 अगस्त 1947 को समाप्त कर दिया, और यहाँ हमारा भारत स्वतंत्र संप्रभु हो गया। इसीलिए 15 अगस्त मनाया जाता है। अंग्रेज यहाँ से चले गए। और 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है? अभी आपने मनाया तो बताएं कि 26 जनवरी क्यों भारत में मनाई जाती है। इसने भारत का विभाजन 2 स्वतंत्र डोमेनियनों, संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन कर दिया, यानी एक देश और बनकर विश्व के सामने आया जिसका नाम था पाकिस्तान, जिन्हें ब्रिटेन राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता मिल गई। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया। भारत में जो वायसराय का पद था वो समाप्त कर दिया, और उनके स्थान पर दोनों डोमेनियन राज्य में गवर्नर जनरल पद का दोबारा से अगेन सृजन हुआ, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र के कैबिनेट के सिफारिश अब आगे हम पढ़ेंगे। 1946 की कैबिनेट कौन थी भारत की? उनके सिफारिश पर जो ब्रिटेन की ताज है वो यहाँ पर गवर्नर जनरल को पद पर शपथ दिलाएंगे। इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, यानी कि जो गवर्नर जनरल ब्रिटेन के द्वारा यहाँ भारत में पद दिए जाएंगे उन पर ब्रिटेन का कोई अधिकार नहीं रहेगा। इसने दोनों डोमेनियन राज्यों में संविधान सभाओं को अपने देशों का भी संविधान बनाने का अधिकार दिया। संविधान
को की शक्तियां दी। सभाओं को यह भी शक्तियां दी कि वे किसी भी ब्रिटेन कानून को समाप्त कर सकते हैं और किसी भी ब्रिटेन कानून को अपना सकते हैं। यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्र अधिनियम को भी निरस्त किया, यानी कि जो 1947 का अधिनियम स्वतंत्रता का आया था उसे भी कोई भी देश दोनों डोमिनियन में से कोई सा भी देश उसे निरस्त भी कर सकता है। इनसे दोनों डोमिनियन राज्य की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की कि वे नए संविधान का निर्माण एवं क्रियान्वित होने तक अपने संबंधित क्षेत्रों का विधानसभा बना सकती है। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटेन संसद में पारित करें। इसके बाद है 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटेन संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम, जो ब्रिटेन संसद में पारित होगा कोई भी अधिनियम 1947 में, वह भारत या पाकिस्तान कहीं भी लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इसे कानून बनाकर अपने संविधान में लागू नहीं कर सकते हैं। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव पर पद का समाप्त कर दिया। इसकी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों में राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दी गई। इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश प्रभुसत्ता की समाप्ति हो गई। हमारे भारत के रियासतों पर उनकी भी सत्ता समाप्त हो गई और आदिवासी समझौता हुआ, जिससे ब्रिटेन का हस्तक्षेप आदिवासियों पर से भी समाप्त कर दिया गया। इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहे भारत के डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन किसी भी राष्ट्र के साथ वह रह सकते हैं। इस अधिनियम ने नया संविधान बनाने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का भी अधिकार था, जो 1935 का संविधान अधिनियम बन के आया था उसमें। इनसे ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें सृजित करने का अधिकार से और उन्हें कर दिया। हालांकि ब्रिटेन शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार है। गवर्नर जनरल अगर चाहे तो ब्रिटिश शासक के किसी भी कानून को स्वीकार कर सकता है। इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करना था। इन सभी जो संवैधानिक मामले थे, और मंत्री परिषद बताएंगे कि आगे मंत्री कौन कौन थे 1946 के भी और 1947 के भी। और इससे क्या हुआ, भारत का सम्राट शब्द भारत के पर से हटा दिया गया। इनसे भारत के राज्य सचिव, जो भारत का राज्य सचिव था, सिविल सेवा की नियुक्ति करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। 15 अगस्त 1947 में पूर्व के जो सिविल सेवा कर्मचारी थे उनकी वही सुविधा थी, वही वेतन मिलता था। 15 अगस्त और 14 अगस्त 1947 के मध्य रात यानी आधी रात को ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दो नए राष्ट्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान में हस्तांतरित हो गईं। गवर्नर जनरल बने प्रथम गवर्नर जनरल भारत के कौन थे? माउंटबेटन थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को पहला प्रधानमंत्री बनाया यानी कि शपथ दिलाया। 1946 में बनी संविधान सभा स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अब हम देखेंगे कि उस समय के पद धारक कौन थे 1946 के। जवाहरलाल नेहरू थे वह उपाध्यक्ष, परिषद के उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले। सरदार वल्लभ पटेल कौन थे? गृह सूचना प्रसारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य कृषि और
जॉन मथाई कौन थे? उद्योग एवं रक्षा मंत्री, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम श्रम मंत्री। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। HC भाभा कारखाना एवं ऊर्जा मंत्री। लियाकत अली खां वित्त मंत्री। अब्दुल रब निस्तार वायु मंत्री या डाक मंत्री। आसफ अली रेलवे परिवहन के मंत्री थे। श्री राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्री। आई चुंद्रीगर वाणिज्य मंत्री। गजनफर अली खां स्वास्थ्य मंत्री। जागेंद्र नाथ जो थे विधि मंत्री थे, यानी कानून। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय को कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। वायसराय भारत के प्रमुख बना रहा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बना दिया गया। 1947 जब भारत आजाद हुआ तब हमारे मंत्री यानी कैबिनेट कौन थी? जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, राष्ट्र मंत्री थे, विदेश मामले भी संभालते, वैज्ञानिक शोध। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, सूचना प्रसारण मंत्री, राज्य मामले के मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र खाद्य एवं कृषि मंत्री। मौलाना अब्दुल कलाम शिक्षा मंत्री। आजाद जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री। RK पश्चिमोगन शेट्टी वित्त मंत्री। BR अम्बेडकर कानून मंत्री। ये बताइएगा कि 1946 में कानून मंत्री कौन था? जगजीवन राम श्रम मंत्री, और 1946 में ये श्रम मंत्री ही थे। सरदार वल्लभ देव सिंह रक्षा मंत्री, 1946 में भी ये रक्षा मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर यानी कि एक औरत थी उस समय कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री। CH भाभा वाणिज्य मंत्री, ये वैज्ञानिक थे। एक रफी अहमद किदवाई संचार मंत्री। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। नरहर विष्णु गाडगिल खाद्य एवं खाद्य मंत्री। अब हम इसे पहला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने पूरा पढ़ लिया है। अब हम इसके आगे हम देखेंगे संविधान का निर्माण। हमारे भारत का संविधान जो है उसका निर्माण कैसे हुआ, ये हम देखेंगे। कितनी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ा। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। भारत का संविधान सभा गठन का विचार 1934 में पहली बार MN राव ने रखा। यानी कि जब 1937 में बहुत ज़्यादा ही हमारे देश में इस समय बताइएगा भगत सिंह को फांसी कब हुई? 1930 में भगत सिंह को फांसी हुई। उसके बाद हमारे आंदोलन बहुत तेजी से गर्मपंथी नरमपंथी इस तरीके से हुए, और इस समय MN राय ने संविधान सभा का विचार रखा सबके सामने। राय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। मांग किसकी और कब मांग पूरी हुई? 1946 में, यानी कि 11 साल बाद हमारी ये मांग मानी गई। और रखा कब गया था? 1935 में। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि उसमें कैसा चुनाव होता था। सांप्रदायिक वोट, यानी मुस्लिम को वोट देगा, और कौन देगा? जिसके पास संपत्ति है, जिसके पास जो पढ़ा लिखा है वही देगा। लेकिन इसमें क्या कहा गया? हमारा संविधान सभा गठन कैसे होगा? वयस्क मताधिकार। उस समय सभी वोट तो देते नहीं थे, लेकिन जो बड़े लोग थे, जो पढ़े लिखे थे, वो काफ़ी लोग को इकट्ठा किए और उससे साइन करके
इसे प्रस्तुत किया गया कि ये लोग संविधान सभा के होंगे। इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू की इस मांग ने अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया, लिखित रूप से। इसे सन 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आया। इस संविधान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। जो संविधान किस युद्ध के बाद? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ये बताइएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ और कब तक चला। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने, हम इस सब प्रस्तावों को उसमें हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ने अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह अलग देश मांग रहे थे, और जिसे हमने पहले भी देख लिया कि 1946 में हमारा भारत माउंटबेटन प्रस्ताव से अलग हो गया। इसे माउंटबेटन योजना भी कहा गया। भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया गया, जिसकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों, यानी भारत की और पाकिस्तान की। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं को भी मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया। इसमें भी कोशिश किया कि पाकिस्तान हमसे अलग न हो, यानी मुस्लिम जिस तरीके से मांग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने नहीं माना। संविधान सभा का गठन, अब हम देखते हैं कि हमारे संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। कैबिनेट मिशन योजना एक मिशन था जिसका नाम था कैबिनेट मिशन योजना, जो कैबिनेट यानी मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत नवंबर 1946, याद रखिएगा, नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। योजना की विशेषता थी, क्या थी विशेषता, हम देख लेते हैं। संविधान सभा में कुल सदस्य 389 होनी थी। इसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जाती थी। कुल सदस्य कितने थे? 389। इसमें से कितने थे? ब्रिटिश भारत, यानी ब्रिटिश में जहाँ शासन था ब्रिटेन का भारत में, वहाँ के लोग थे 296, और जो राजा रजवाड़ों का इलाका था वहाँ से कितने लोग थे? 93। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई और उसमें 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों को प्रांत और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक में से एक से किया जाना था, यानी एक एक करके चुनाव करेंगे। हर प्रांत व देशी रियासत, यानी ये राज्य, जिससे राज्य और रियासत को इकाई कहा गया, उनमें से ही, अथवा राज्यों के मामले में राज्यों के समूह को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें यानी आवंटित की जानी थी। जैसे कि किसी अगर 1000 पर मानते हैं, 1000 जनता है तो वहाँ पर 1 सीट रहेगी। अगर 2000 जनता है तो वहाँ पर 2000 सीटें रहेंगी। 2000 सीट यानी 2 लोग रहेंगे। इसी तरह भारत में आज अधिक भारत के उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें हैं, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या अधिक है। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर 1 सीट आवंटित की जानी थी। मैंने एग्जाम्पल पे जैसे आपको समझाया, अगर 10 लाख हैं, अगर 20 लाख वहाँ पे कर दिए जाएं तो 2 व्यक्ति का चुनाव एक जगह पर होगा। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण, जो ब्रिटिश प्रांत थी जहाँ पर ब्रिटिश का शासन था, वहाँ के सीटों का निर्धारण
3 प्रमुख सदस्यों के बीच उनकी जनसंख्या का अनुपात किया जाना था। जैसे कि वहाँ सदस्य कितने थे, 3 समुदाय, सिख, मुस्लिम और सामान्य। सामान्य यानी कि हर जाति के, मुस्लिम और सिख को छोड़ देते हैं। इसमें इस प्रत्येक समुदाय को के प्रतिनिधित्व का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकंश संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपाती प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। ऐसी देशी रियासतें जो हमारे राजाओं के ही अधीन थी रियासतें, प्रतिनिधित्व का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाए, यानी जो प्रमुख हैं उनके द्वारा ही उनके प्रतिनिधि यानी कि लोगों का चुनाव होगा। यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी गई है, यानी एक छोटी रूप से चुनी गई है। आंशिक रूप से नामांकित किया गया था, यानी छोटी सी इकाई में ही इसको संविधान सभा को बना लिया गया, क्योंकि उस समय इतने व्यक्ति नहीं थे कि पढ़े लिखे हों। वयस्क थे लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं थे, और हमारे चुनाव जो था वह कुछ सीमित लोगों तक ही पास था। इसके अलावा सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, यानी अप्रत्यक्ष यानी कि हम जैसे आज चुनाव करते हैं, ये भी अप्रत्यक्ष रूप से है। इसी तरह से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। ब्रिटेन भारत के लिए आवंटित 296 सीटें हेतु इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों में 15 सीटें मिली। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाई। बांटा गया था सीटें, जैसे कि जो देशी रियासतें हैं उन्हें 93 सीटें दी गई थी, और फिर जहां ब्रिटिश भारत थे वहां 296 सीटें दी गई थी और अन्य में से चुना जाना था। लेकिन 1900 जो रियासतें देशी रियासतों को दी गई थी वो क्या हुई, भर नहीं पाई, क्योंकि उन्हें खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया था। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, तथापि इसमें प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां के प्रतिनिधित्व की जगह मिली। इसमें महिला भी शामिल थी। महात्मा गांधी के अफवाह को छोड़कर तथा सभा में उस समय भारत की सबसे बड़ी हस्तियां शामिल थी। याद रखिएगा, जो हमारी संविधान सभा का गठन हो रहा था उसमें महात्मा गांधी को छोड़कर, याद रखिएगा, महात्मा गांधी को छोड़कर सभी व्यक्ति उसमें शामिल थे। ठीक है, सभी व्यक्ति उसमें शामिल थे। अब हम इसे आगे कल पढ़ेंगे, संविधान सभा की कार्यप्रणाली से लेकर। ठीक है, थैंक यू।